मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th ज्योग्राफी। हमारा चैप्टर चल रहा था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसके बारे में हमने देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत थे। उसके लिए हमने एक निहारिका जो सिद्धांत था वो पढ़ा, जिसमें हम देवतारक सिद्धांत पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था जो था बिग बैंग थ्योरी, वो हमने पढ़ ली थी और देखा था कि एक परमाणु के विस्फोट से पूरे हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तारों का निर्माण, यानी हमारी पृथ्वी पर तारों का निर्माण किस तरीके से हुआ है वो देखिए। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। देखो, हमने हमारी जो कल की क्लास थी उसमें बात की थी कि एक छोटा सा परमाणु था जिसका घनत्व तो था परंतु बिल्कुल कम था, परंतु उसका तापमान और जो आयतन तो बिल्कुल कम था और तापमान और घनत्व बहुत अधिक था। ये बात हमने हमारी पिछली क्लास में बात करी थी। और फिर एक समय पर उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ और उससे हमारे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। ये बात हम हमारी कल की क्लास में कर चुके हैं। अब ये ऐसे कह रहा है कि जब हमने एक बात करी थी कि जब उस परमाणु में जब विस्फोट हुआ था तो एक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ था, एक ऊर्जा निकली थी उससे, तो उस ऊर्जा के वितरण समान नहीं हुआ। जब वो ऊर्जा चारों ओर फैली तो उसका वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, यानी अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार ऊर्जा का वितरण हुआ, है ना। तो उसमें घनत्व में क्या आई, भिन्नता आई, क्योंकि जब उस परमाणु के टुकड़े होकर वो चारों ओर बिखरा तो उसके एक समान उसका वितरण नहीं था। अलग अलग समान अलग अलग वितरण होने के कारण घनत्व भी अलग था और गुरुत्वाकर्षण बल भी अलग अलग था, जिसके परिणामस्वरूप पदार्थ का एकत्रण भिन्न हुआ। और फिर उस अणु या परमाणु का, जब हमने कहा ना कि उसमें विस्फोट हुआ और चारों ओर ब्रह्मांड में फैल गया, उस ब्रह्मांड में फैलने के कारण क्या हुआ कि उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल था, उसमें जो घनत्व था वो भी सब जगह अलग अलग था। कहीं पे तो गुरुत्वाकर्षण बल और घनत्व क्या था, बहुत ज़्यादा था, और कहीं पे गुरुत्वाकर्षण बल और घनत्व क्या था, बहुत कम था। ठीक है। अब जब गुरुत्वाकर्षण बल था जो कम था तो वहाँ पे उसने अपनी ओर आकर्षित कम चीज़ों को किया, किसी ने अपनी ओर आकर्षित ज़्यादा चीज़ों को किया। इस प्रकार हुई बात। आकाश गंगाओं का विकास का आधार बना, मतलब इसका जो एकत्रण था गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसने एकत्रण किया, उससे क्या हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। एक आकाश गंगा क्या है, असंख्य तारे हैं। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाश गंगा का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजार प्रकाश वर्षों में नापी जाती है। यानी क्या होता है कि एक आकाश गंगा इतनी बड़ी होती है कि उसे हम किलोमीटर, सेंटीमीटर या उसमें नहीं नाप सकते, उसे नापा जाता है प्रकाश वर्ष में। अब आप कहेंगे कि ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है, अभी हम बात करेंगे इसके लिए। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,00,000 प्रकाश वर्ष के बीच में होता है। यानी एक जो आकाश गंगा है वो कितनी है, मतलब व्यास का मतलब बीच वाली दूरी है ना, तो 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तक होती है। यानी इतनी बीच में इतना बड़ा होता है। अब आप बोलेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या है, अभी ये थोड़ा सा पढ़ ले फिर बताती हूँ मैं प्रकाश वर्ष क्या होता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से हुई है। यानी एक आकाशगंगा है, उसमें जो हम कह सकते हैं एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत किससे हुई, यानी आकाशगंगा किससे बनी, हाइड्रोजन गैस से। किससे बनी है, हाइड्रोजन गैस से। जब हमारा पार्ट शुरू हुआ था चैप्टर, तभी मैंने बात कर ली थी कि आकाशगंगाओं का निर्माण जो हमारी ब्रह्मांड में फैली ये गैसें थी उनके कारण ही हुआ था। ठीक है। अब देखिए, कृष्ण में बढ़ती हुई निहारिका के गैस के झुंड विकसित हुए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमने जो बात करी कि बहुत ज़्यादा दूरी पर ये आकाश गंगाएं फैली है। हमने हमारा जो कल का चैप्टर था तब उसमें ये भी बात करी थी कि हमारी पृथ्वी पर या हमारे ब्रह्मांड पे एक ही पृथ्वी या एक ही आकाश गंगा नहीं है, अनंत आकाश गंगाएं और अनंत क्या है, पृथ्वियाँ, सूर्य और तारे हैं। ये बात भी हम कर चुके हैं हमारी पिछली क्लास में। अब जैसे जिस निहारिका कहा जाता है, यानी एक आकाश गंगा जो कि किससे बनी हुई है, हाइड्रोजन गैस से बनी हुई है, और हाइड्रोजन गैस के झुंड हैं और उसे हम क्या बोलेंगे, निहारिका बोलेंगे। ये
जो गैस के झुंडों से बनी हुई है। ये गैस के झुंड बढ़ते बढ़ते घने व गैसीय पिंड बन जाते हैं जिनसे तारों का निर्माण होता है। ये बात आप नोट डाउन कीजिएगा कि गैस आकाशगंगा में क्या फैली है, गैस फैली है। कौन सी गैस फैली है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन गैस के जो झुंड है वो आपस में एकत्रित होकर झुंड का रूप ले लेते हैं और उन झुंडों से किसका निर्माण होता है, तारों का निर्माण होता है। यानी आप इसको ध्यान रखिएगा। अब गैस आपस में मिल के एक झुंड का रूप ले लेती है, एक पिंड का रूप ले लेती है और उस पिंड का निर्माण जो होता है वो क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। तारा निर्माण आरंभ हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ था। धीरे धीरे इन गैसों के जो झुंड थे, पिंड थे, उनसे क्या बने, तारे बने और इन तारों का जो है ये कितने 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व इन तारों का निर्माण हुआ था। देखो हमने एक बात करी थी कि बिग बैंग जो हुआ था, एक छोटा सा परमाणु था हमारी कल की क्लास में, कि हमने कहा था कि एक छोटा सा परमाणु था, उसके में क्या हुआ था, एक भयंकर विस्फोट हुआ और वो चारों ओर फैला और उससे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना। हमने ये बात करी थी कि जो ये बिग बैंग जो घटना हुई थी वो कब हुई थी, 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, अब वो चारों ओर फैल गया। अब उसमें गैसें फैली क्योंकि उसमें ऊर्जा का विसर्जन हुआ था और ऊर्जा चारों ओर फैली थी। ऊर्जा का जो वितरण था वो समान नहीं था, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम थी। उसके कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल था और उसका एकत्रण था वो भी अलग अलग था। फिर जो हाइड्रोजन गैस उसमें चारों ओर फैली, उन हाइड्रोजन गैसों के जो पिंड थे उनसे क्या बने, तारे बने। और तारों के निर्माण के लिए हम क्या कह रहे हैं, 5 से 6 अरब वर्ष उनको बनने, मतलब 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व तारों का निर्माण हो चुका था। ये हमारे वैज्ञानिकों की मान्यता है। और जो बिग बैंग थ्योरी का जो हमने कल पढ़ी थी, बिग बैंग का जो विस्फोट हुआ था उसके लिए हमने बात करी कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व हमारे ब्रह्मांड में ऐसा एक विस्फोट हुआ था और उससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करें बार बार प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष तो क्या है, प्रकाश वर्ष से हम वो देख लेते हैं। देखिए प्रकाश वर्ष ये है कि प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का मापक है। यानी आज हम किसी भी चीज़ को मापने के लिए इस प्रकाश वर्ष को एक आधार मान रखा है। अब आप कहेंगे कि ये क्या आधार है, तो आप सुनिए। प्रकाश की गति 3 लाख किमी प्रति सेकंड, यानी एक प्रकाश है वो 3 लाख, यानी एक प्रकाश जब सूर्य से हमारे पृथ्वी की ओर आ रहा है वो 1 सेकंड में कितना कर लेता है, 3 लाख किमी तक फैल जाता है ना। तो 1 सेकंड में, ठीक है ना, तो 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा ये प्रकाश वर्ष कहलाएगा। और ये 9.46 1012 किमी, यानी 9.46 इंटू 1012 किमी के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में ये प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। अब देखिए, आप ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको तो अपने शब्दों में बताती हूँ कि प्रकाश वर्ष होता है क्या है। यानी देखो, असल में प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने का माध्यम है। मतलब हमने एक दूरी मापी है, वो उसको हम बोलेंगे प्रकाश वर्ष बोलेंगे। ठीक है, ऐसे इसलिए है कि कोई भी वस्तु पृथ्वी पर खरबों अरबों मील दूर है। यानी एक ऐसी चीज़ जो कि पृथ्वी से खरबों अरबों मील दूर है, उसे दूरी का माप लिखने के लिए आपको बहुत अधिक जगह और समय खर्च होगा। अब इतनी दूरी पे है कि हम उसको काउंट नहीं कर पा रहे, हमें बहुत समय चाहिए और नापने के लिए हमारे पास इतनी इकाइयाँ भी नहीं है। ठीक है ना, बहुत अधिक जगह और समय का खर्च होगा। इस समस्या का सुलझाने के लिए हमने प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। यानी एक हम बात करें, आप इस चीज़ को भूलिए, आप इतनी चीज़ याद करिए कि पृथ्वी का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड को वो कवर कर लेता है, तो 1 साल में कितना वो कवर करेगा, आप ये बात सोचिए। ठीक है ना, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने क्या कर रहे हैं, प्रकाश वर्ष का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब ये है कि प्रकाश को किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए कितना वर्ष लगेगा, यानी 1 वर्ष में कितना प्रकाश की जो गति होती है ना, कितनी तेज गति होती है। यानी एक प्रकाश 1 सेकंड, यानी अपने पल ऊपर नीचे की जितने 1 सेकंड होता है आपको पता है, उतने में प्रकाश कितने किलोमीटर चल जाता है, कितने किलोमीटर चल रहा है, 3 लाख किलोमीटर चल लेता है।
समझ में आ गया ना। तो ये नापने का एक इकाई मान रखी है हमने प्रकाश वर्ष को। अब किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए कितना वर्ष लगेगा, अर्थात अगर कोई ग्रह पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूर है तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से चले तो वह स्वयं प्रकाश उस ग्रह की पर पड़ने में 5 साल लग जाएंगे। ठीक है ना। यानी कोई भी, जैसे मैं एक बार मेरी बात को आप बार बार समझिएगा तब समझ में आ जाएगा कि जैसे कोई भी चीज़ है, यानी एक हमारा जो पृथ्वी पर जो प्रकाश फैल रहा है, यानी पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो 1 सेकंड में 3 लाख किमी दूर तक उसकी गति होती है चलने की। तो अब 1 साल में वो कितनी गति दूर करेगा, उसी को हमने बोला है 1 प्रकाश वर्ष। ठीक है ना। ये आप उसको इतनी चीज़ को ध्यान रखिए, आपको इस चीज़ समझ में आ जाएगी। अब है ग्रहों का निर्माण। ग्रहों के विकास के लिए निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती है। तारा निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। हमने बात कर ली थी कि एक आकाशगंगा यानी निहारिका में जो गैस के झुंड है वो क्या है, तारे हैं। ठीक है। अब तारे हो गए। अब उसके बाद है कि इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में कोड का निर्माण हुआ। यानी जो ये झुंड बने, इनके अंदर धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संघनन हुआ। संघनन का मतलब आपस में मिलने लगे। ये गैस के जो झुंड थे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आपस में मिले, और आपस में मिलने के कारण बीच में क्या बना, एक कोड बन गया, एक गहरा कोड बन गया। इस गैसीय कोड के चारों ओर गैस व धूल के कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। अब एक बीच में कोड बना उस गैस के झुंड का, और फिर धीरे धीरे और भी गैसें उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों ओर उसके ऊपर आने लगी। और जो हमने ये भी बात करी थी हमारी पिछली क्लास में कि भाई हमारे क्या थे, गैसें और धूल के कण थे हमारे ब्रह्मांड में। अब ये धूल के कण थे जो भी क्या हुआ, इस गैसों के चारों ओर इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों ओर उसके ऊपर घूमने लगे, और इस प्रकार एक तस्तरी विकसित हुई। पहली बात तो ये बोल रहे हैं। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ। कोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ, और ये छोटे गोल सर्जन अणुओं के पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहों में विकसित हुए। संघनन की प्रक्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए, और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु कहलाई। देखो हमने हमारी पिछली क्लास, जो कल की क्लास थी, उसमें मैंने बात की कि भाई परमाणु था, परमाणु में विस्फोट हुआ, विस्फोट होकर वो चारों ओर बिखरा। हमने ये बात कर चुके हैं। फिर क्या हुआ, हम ये कह रहे हैं कि उसमें क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल था, गैस थी ब्रह्मांड में, और वो धीरे धीरे आपस में क्या हुई, उनका संघनन होने लगा। ठीक है। ये बात हमने पहली अवस्था में कर ली है। और जो हमारे धूल के कण थे वो भी उसके क्या हो गए, चारों ओर आ गए। ये बात भी हमने कर ली है। दूसरी अवस्था के लिए ये ऐसे कह रहा है कि जो गैस के बादल थे उनमें क्या हुआ, संघनन हुआ, यानी आपस में वो मिलने लगे और एक कोड का निर्माण हुआ। ये भी हमने बात कर ली है। ये छोटे गोले सर्जन अणुओं के पारस्परिक आकर्षण। अब क्या हुआ, देखो मैंने आपको अपने 5 मिनट पहले ये बात करी है कि भाई किसी में तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा था तो एकत्रण ज़्यादा हुआ, कहीं गुरुत्वाकर्षण बल कम था क्योंकि उनका वितरण समान रूप से नहीं हुआ था, अलग अलग जगह अलग अलग वितरण हुआ था उस विस्फोट में, है ना। तो क्या हुआ, कहीं तो एक छोटा कोड बन के बड़े ग्रहाणु यानी एक छोटे अणु का निर्माण हो गया, कहीं बड़े अणु का निर्माण हो गया। भाई जिसमें जितनी क्षमता थी उसने उतना संघनन कर लिया, उतना एकत्रण कर लिया। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि अब आपस में जब मिले, आपस में जब धूल के कण गैस से मिले तो पिंड का बनना शुरू हुआ। और वो आपस में क्यों मिले, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आपस में जुड़े, और बड़े पिंड भी बने कुछ, और कुछ क्या बने, छोटे पिंड बने, है ना। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु कहलाई, यानी छोटे छोटे पिंड बन गए, उनको हमने क्या बोला, ग्रहाणु बोला। अंतिम अवस्था में अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने से कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। अब छोटे छोटे इस प्रकार के ग्रहाणु बने, उन आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उन धूल कणों के कारण, उस गैस के झुंडों के कारण। और फिर क्या हुआ, उनमें ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल था तो वो जो छोटे छोटे ग्रहाणु थे वो मिलके क्या हो गए, बड़े बड़े पिंड ग्रहों का निर्माण ले लिया। इस प्रकार हमारे यहाँ पृथ्वी पर जो ग्रह हैं
उनका निर्माण हुआ, और गैस के जो झुंड बने उनसे हमारे यहाँ तारों का निर्माण हुआ। आज की क्लास में हमने तारे और जो ग्रह थे उनका निर्माण किस प्रकार हुआ उनके बारे में देखा, और एक प्रकाश वर्ष क्या है उसके बारे में देखा। प्रकाश वर्ष की देखिए मैंने आपको अपने मुंह से बता दिया है, किताबी लैंग्वेज समझ में नहीं आए फिर भी एक मैं अपनी भाषा में एक नोट्स लिख के उसका PDF बना के आपको मैं अगली जो क्लास होगी उसमें बता दूंगी। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।